हमने पिछले एपिसोड में देखा एग डिसाइड करता है कि उसे प्रॉपर स्क्वायर बनना है, इसलिए वो डंक के घोड़े थंडर की थोड़ी तैयारी करवाता है और खुद भी भाला उठाने की प्रैक्टिस करता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात रेसलिंग से होती है, जो 7th फेथ का हिस्सा है और द वॉरियर की पूजा करता है। उसे लगता है एक छोटा बच्चा घोड़ा चुरा कर भाग रहा है। एग अपने को जस्टिफाई करता है। वहीं जब डंक को पता चलता है कि एग थंडर को बिना पूछे ले गया था, तो वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि थंडर उसका घोड़ा है और वो नहीं चाहता था कि एग बिना परमिशन के उसे ले जाए। लेकिन बाद में डंक समझ जाता है कि एग की नीयत बुरी नहीं थी। फिर वो एग को छोटे मोटे काम सिखाना शुरू कर देता है, जैसे सिलाई कढ़ाई। इसके बाद दोनों खाना खाते हैं। वहीं डंक को गेम मास्टर मिलता है, जो बताता है कि डंक का पहला मैच एंड्रो के साथ फिक्स्ड है। ये बात डंक को बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि वो अपनी पहली जीत एक ईमानदार नाइट की तरह चाहता था। गेम मास्टर सोचने के लिए उसे 24 घंटे का वक्त देता है। फिर डंक और एग एरियन का जस्टिंग मैच देखने जाते हैं, जो आखिर में काफी गंदी फीलिंग के साथ खत्म होता है, क्योंकि एरियन जीतने के लिए एक डर्टी ट्रिक यूज करता है। बाद में डंक रेमन के साथ शराब पीने चला जाता है, जबकि एग टेंसिले का शो देखने जाता है। वहीं एरियन आ जाता है। वो टेंसिले की उंगली तोड़ देता है, क्योंकि उसके शो में एक नाइट ड्रैगन को मार देता है। जब एग देखता है कि एरियन टेंसिले पर जुल्म कर रहा है, तो वो डंक को बुलाता है। जैसे ही डंक ये सीन देखता है, वो गुस्से में सीधा प्रिंस पर अटैक कर देता है। डंक को पकड़ लिया जाता है। जब एरियन के गार्ड्स उसके दांत तोड़ने वाले होते हैं, तब एग अपनी असली पहचान रिवील करता है और बताता है कि वो एगॉन टारगेरियन है। वो डंक को बचा लेता है। आगे क्या होता है, चलिए देखते हैं। एग डंक से मिलने जेल आता है। डंक को एरियन पर अटैक करने के जुर्म में बंद करके रखा गया है। एग यहाँ इसलिए आता है क्योंकि वो डंक को सब सच बताना चाहता है कि उसने डंक का स्क्वायर बनने के लिए कौन कौन से झूठ बोले थे और क्यों। लेकिन सिर्फ इसलिए कि डंक को अब पता है कि एग असल में एगॉन 5th टारगेरियन है, इसका मतलब ये नहीं कि डंक उसे डांटने से रुक जाता है। डंक एग की अच्छी खासी क्लास लगाता है और बोलता है कि एग से मिलना उसके लिए बैड लक साबित हुआ। हालांकि मुझे लगता है कि चाहे एग डंक का स्क्वायर बना होता या नहीं, डंक फिर भी जेल पहुंच ही जाता। सोचो अगर डंक टूर्नामेंट में आता, टेंसिले को देखकर अट्रैक्ट होता, एरियन टेंसिले को नुकसान पहुंचाता और डंक को किसी न किसी तरीके से ये बात पता चल जाती। फिर डंक आगे आता और टेंसिले के लिए स्टैंड लेता, तब भी वो जेल पहुंच ही जाता। ऐसा लग सकता है कि एग की दोस्ती ही डंक को जिंदा रखे हुए है और इसी वजह से उसे बेलर के सामने बोलने का मौका मिला। एग का रोल इम्पोर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन डंक को एरियन पर हाथ उठाने के बाद भी फौरन सजाए मौत नहीं मिली, क्योंकि डंक ने अपनी पहली मुलाकात में ही बेलर पर अच्छा इंप्रेशन छोड़ दिया था। हाँ, जब बेलर को पता चलता है कि एग डंक का स्क्वायर था, तो उसका डंक पर भरोसा और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। डंक की अच्छाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ी वजह है कि उसे फौरन एग्जीक्यूट नहीं किया गया। अकेले में डंक एग को डांटता है, लेकिन बेलर के सामने वो एग की तारीफ भी करता है और उसे एक स्वीट और अच्छा लड़का बताता है। ये इसलिए ताकि बेलर, जो एग को डांट रहा है कि उसे एरियन के साथ रहना चाहिए था और एरियन के मौत की दुआ नहीं मांगनी चाहिए, वो बैलेंस हो सके। बेलर फिर भी मानता है कि एग का डंक को बुलाना गलत था। उसे अपनी फैमिली में से किसी को मदद के लिए बुलाना चाहिए था। इसी वजह से बेलर एग को अपने चेम्बर से बाहर भेज देता है, ताकि वो डंक के साथ अकेला बैठकर उसके फ्यूचर और किस्मत के बारे में बात कर सके। एग बेलर के चेम्बर से निकल जाता है, तब बेलर डंक से उसकी फाइटिंग स्किल्स के बारे में पूछता है। अब सवाल ये है, बेलर ऐसा क्यों पूछ रहा है? बेलर एक्सप्लेन करता है कि मेकर वापस टर्निंग ग्राउंड आ चुका है और उसने डेरियन को ढूंढ लिया है। डेरियन ने सीधा डंक पर इल्जाम लगा दिया है कि जब वो नशे में चूर था, डंक ने एग को किडनैप कर लिया। डंक और बेलर दोनों जानते हैं कि ये झूठ है, लेकिन दोनों ये भी समझते हैं कि किसी प्रिंस के झूठ को चैलेंज करना बेकार है। चाहे कोई भी एरा हो, फिक्शनल वर्ल्ड हो या रियल लाइफ, अपर क्लास के झूठ हमेशा सच मान लिए जाते हैं और लोअर क्लास की बात को बगावत समझा जाता है। इसी पावर का यूज करके टारगेरियन जैसे लोग टेंसिले जैसे आर्टिस्ट को टारगेट करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी इमेज इतनी कमजोर है कि एक सिंपली प्ले भी, जिसमें एक नाइट ड्रैगन को मार देता है, उसे तोड़ सकता है। लेकिन बेलर थोड़ा अलग है। वो डंक के इस पूरे क्राइम के बारे में डिटेल में बात करता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि डंक ने सही चीज के लिए स्टैंड लिया। बेलर क्लियरली बोलता है कि अगर वो खुद डंक की जगह होता तो वो भी यही कदम उठाता। बेलर डंक को बताता है कि एक ट्रायल होने वाला है, लेकिन कोर्ट का फैसला पहले से फिक्स्ड होगा। वो एरियन और डेरियन के फेवर में जाएगा, क्योंकि सच ये है कि कानून हमेशा इंसाफ नहीं करता, वो अक्सर सिर्फ पावरफुल लोगों को प्रोटेक्ट करता है। इसलिए बेलर डंक को सलाह देता है
कि वो ट्रायल बाय कॉम्बैट मांगे। कोर्ट में जजेस के सामने बोलकर अपनी बेगुनाही साबित करना मुश्किल है, लेकिन एक फिजिकल फाइट में डंक के पास एरियन को हराकर अपनी सच्चाई साबित करने का चांस ज्यादा है। डंक बेलर की बात मानता है, उसे एशफोर्ड ट्रायल मेकर, एरियन और बेलर के सामने खड़ा किया जाता है, तो वो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा बोल देता है, आई डिमांड अ ट्रायल बाय कॉम्बैट। एरियन बेवकूफ बिल्कुल नहीं है, इसलिए वो ट्रायल ऑफ 7 का आइडिया सामने लाता है। ये ट्रायल बाय कॉम्बैट का इतना रेयर और पुराना फॉर्म है कि मेकर को भी इसके बारे में ज्यादा पता नहीं होता, लेकिन बेलर इसे जानता है और एक्सप्लेन करता है कि एंडल्स का मानना था कि जब गुनहगार और बेगुनाह के साथ साथ नाइट्स आमने सामने आते हैं तो गॉड्स खुद बीच में आकर सच का फैसला कर देते हैं। मेकर एरियन का ड्रामा समझ जाता है और उसे डांटते हुए बोलता है कि वो डंक से मर्द की तरह लड़े, ना कि इन बेकार के एंशिएंट टूल के पीछे छुपे। लेकिन एरियन को पता है कि वो डायरेक्ट फाइट में डंक से जीत नहीं सकता, इसलिए वो अपनी बात पर अड़ा रहता है। उसे ट्रायल ऑफ 7 ही चाहिए। इसका मतलब ये है कि अब डंक को 6 और नाइट्स ढूंढने पड़ेंगे जो उसके साथ मिलकर एरियन और उसके 6 नाइट्स का सामना करें। यहीं 2 बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। पहला, डंक इतना पावरफुल नहीं है कि 6 नाइट्स को अपनी तरफ कर ले। मान लो अगर वो किसी को मना भी ले तो कोई टारगेरियन के खिलाफ लड़ना नहीं चाहेगा, क्योंकि अगर ट्रायल जीत भी लिया तो बाद में वो उनके घर और फैमिलीज को तबाह कर सकते हैं। अब डंक के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, वो वापस अपने एल्म ट्री के पास चला जाता है। वो काफी उदास है, वो अपने घोड़ों से अकेले में बात करता है। तभी रेमन वहाँ आता है और डंक को फोसफे कैंप ले जाता है ताकि उसे समझा सके कि फाइट मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं। यहीं पर स्टीफन फोसफे डंक को शॉक कर देता है जब वो बोलता है कि वो ट्रायल में डंक के साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि वो डंक की इज्जत करता है, एक ऐसे आदमी के रूप में जो बेगुनाह लोगों को प्रोटेक्ट करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, स्टीफन ये भी डिसाइड करता है कि वो लायनल लेनिस्टर और ऑथो से बात करेगा ताकि वो भी डंक के साथ जुड़ जाएं। उसका मानना है कि वो एक हेज नाइट को बिना लड़े मरने नहीं देगा। जब डंक और रेमन डिस्कस कर रहे होते हैं कि टारगेरियंस के खिलाफ लड़ना सही होगा या नहीं, या फिर डंक को सब छोड़ छाड़ कर भाग जाना चाहिए, तभी एग और डैरियन फोसफे कैंप आ जाते हैं। जैसे ही डंक डैरियन को देखता है वो लगभग उसे मार ही डालता, क्योंकि डैरियन ने उस पर किडनैपिंग का झूठा इल्जाम लगाया था। लेकिन एग बीच में आकर डंक को शांत करता है और बोलता है कि पहले डैरियन की बात सुन लो। डैरियन सच मान लेता है कि उसने झूठ बोला था, सिर्फ इसलिए ताकि उसे एग का ध्यान न रखने और टूर्नामेंट में फाइट न करने की सजा न मिले। वो नशे में रहता था ताकि उसे लिस्ट में उतरना ही न पड़े। अपनी इस गलती का प्रायश्चित करने के लिए डैरियन ट्रायल ऑफ 7 में डंक के खिलाफ फाइट नहीं करेगा और खुद को हारने देगा। वैसे भी सच ये है कि डैरियन पूरे होशो हवास में भी अगर सीरियसली डंक से लड़ता तब भी उसके जीतने के चांसेस 0 ही होते। फिर भी अपनी गलती मानकर और पनिशमेंट एक्सेप्ट करके डैरियन दिखाता है कि वो बाकी टारगेरियन से थोड़ा बेटर है। डैरियन और एग फिर डंक को बताते हैं कि किंग्सगार्ड भी इस ट्रायल ऑफ 7 में फाइट करेगी। जब उन्हें पता चलता है कि डंक के साथ सिर्फ स्टीफन ही खड़ा है तो एग प्रॉमिस करता है कि वो और नाइट्स ढूंढ कर लाएगा, ऐसे नाइट्स जो टारगेरियन को थोड़ा सबक सिखा सकें और साथ ही डंक को अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका दें। डंक एग को वार्न करता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो वो अपनी ही फैमिली के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, लेकिन एग क्लियरली बोल देता है कि उसे सिर्फ अपने डैड की परवाह है, जो इतनी टाइट सिक्योरिटी में होगा कि ट्रायल में उनकी जान नहीं जाएगी, और डैरियन जिसका ख्याल डंक खुद रखेगा। जहाँ तक एरियन का सवाल है, एग बिना बात को घुमाए फिराए बोलता है कि वो उसे मरता हुआ देखना चाहता है, क्योंकि वो एक खतरनाक और पागल इंसान है। रेमन इस बात पर हंस पड़ता है, क्योंकि चाहे वो खुद को ऑनरेबल दिखाता हो, आखिर वो भी एक इंसान ही है और ज्यादातर इंसान ऐसे सेंसिटिव बातों का मजाक बना ही देते हैं। लेकिन डंक अलग है, वो एग की बात को सीरियसली लेता है और उसके दर्द को समझने और महसूस करने की कोशिश करता है। डैरियन और एग फॉरेन कैसल की तरफ निकल पड़ते हैं ताकि बाकी टारगेरियंस को ये पता न चले कि ये लोग दुश्मनों के साथ प्लाटिंग कर रहे थे। जाते जाते डैरियन अपना विजन फिर से रिपीट करता है, जिसमें उसने डंक और एक मरा हुआ ड्रैगन देखा था। अब ये क्लियर नहीं है कि डैरियन यहाँ रियल ड्रैगन की बात कर रहा है या फिर ये सिर्फ सिंबॉलिक है। हो सकता है ये डीमन थर्ड ब्लैकफायर की मौत का हिंट हो, जो आगे चलकर डंक के हाथों मारा जाता है, क्योंकि ऑनेस्टली फ्यूचर में डंक के सामने कोई जिंदा ड्रैगन आने के चांसेस काफी कम लगते हैं। इसी कॉन्वर्सेशन में डैरन अपने खुद की मौत के बारे में भी बात करता है। डैरन और एग के जाने के बाद डंक थिएटर जाता है, जहाँ पहले टेंसिले परफॉर्म करती थी। वहीं उसकी मुलाकात स्टीली से होती है। स्टीली डंक को अपने घर बुलाता है और बताता है कि टेंसिले चली गई और उसने डंक की शील्ड पेंट कर दी थी।
वो डॉन गई है, शायद वहाँ उसे ज्यादा फ्रीडम मिले और वो बिना सेंसरशिप के अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर सके। जब डंक उस शील्ड को देखता है वो काफी इमोशनल हो जाता है। स्टीली डिसाइड करता है कि वो ट्रायल में डंक की साइड खड़ा होगा, शायद इसलिए क्योंकि उसने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई थी। अगले दिन डंक को एक और बड़ा शॉक लगता है। उसे लग रहा था कि स्टेफन अपना प्रॉमिस निभाएगा, बट वो डंक को सपोर्ट करने की बजाय टारगेरियंस के साथ डील कर लेता है, क्योंकि उसका सपना है फ्यूचर लॉर्ड बनना। इसलिए जैसे ही स्टेफन एरेना में टारगेरियंस की साइड चला जाता है, डंक को रियलिटी हिट करती है, जबकि एग अपनी बात पर खरा उतरता है। एग ने हार्डिंग, रेसलिंग और लाइनल को मना लिया है डंक की तरफ से फाइट करने के लिए। अब ट्रायल ऑफ 7 में उतरने के लिए डंक को अब भी 2 और वॉरियर्स ढूंढने हैं और टाइम हाथ से निकलता जा रहा है। रेमंड डंक से बोलता है कि उसे नाइट बना दे ताकि वो डंक की साइड से ट्रायल में फाइट कर सके, लेकिन तभी एशवॉर्ड डंक को बुलाता है और कहता है कि वो प्रूव करे कि उसके पास पूरे नंबर्स हैं ट्रायल ऑफ 7 के लिए। इस सिचुएशन में लायनल आगे आता है और रेमंड को खुद नाइट बना देता है। डंक एशफोर्ड से रिक्वेस्ट करता है कि उसे एक आखिरी नाइट ढूंढने के लिए थोड़ा सा टाइम दे दे और सरप्राइजिंगली एशफोर्ड मान भी जाता है। ये थोड़ा शॉकिंग लगता है क्योंकि कुछ घंटे पहले तक वही एशफोर्ड अपने महल की जमीन पर घुटनों के बल एरियन का आखरोट ढूंढ रहा था। शायद अब एशफोर्ड खुद भी चाहता है कि डंक जीते ताकि वो टारगेरियंस के कंट्रोल से आजाद हो सके। एरेना में जब ट्रायल ऑफ 7 के लिए भीड़ इकट्ठा होती है, डंक सबके सामने खड़ा होकर बोलता है कि अगर कोई बहादुर नाइट है जो उसकी साइड ज्वाइन करना चाहता हो तो आगे आए। एक पल के लिए लगता है कि ऑथो आगे आएगा, लेकिन वो उन लोगों में से निकलता है जो एक सीरियस और पावरफुल मूवमेंट को भी चीप जोक से खराब कर देते हैं। ये बात डंक को गुस्सा दिला देती है। डंक फिर से अपील करता है कि कोई सच्चा और बहादुर नाइट आगे आए जो उस पर लगे इल्जामों के खिलाफ लड़े। और फिर आता है एपिसोड 4 का आखिरी मोमेंट। एरेना में बेलर एंट्री लेता है और वो भी डंक की साइड से। इसी वक्त रामिन जवाडी का आइकॉनिक म्यूजिक बजना शुरू होता है जो पूरे सीन को गूज़बम्प्स लेवल तक ले जाता है। ऑनेस्टली अगर किसी ने बुक्स नहीं पढ़ी हैं तो ये ट्विस्ट बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड लगता है। हाँ, बाद में सोचो तो लगता है कि बेलर का डंक के साथ खड़ा होना प्रेडिक्टेबल था, लेकिन ये एक्सपेक्ट नहीं था कि बेलर अपनी ही फैमिली के अगेंस्ट जाकर सिर्फ नाइट के ओथ और अपने कॉन्साइंस की वजह से डंक का साथ देगा। और यहीं पर एपिसोड का एंड होता है। चलिए कुछ एक्स्ट्रा चीजों पर बात कर लेते हैं। पहला, ट्रायल ऑफ 7 ये प्रूव करता है कि लॉ हमेशा फेयर नहीं होता। जब कोर्ट जस्टिस देने में फेल होती है तब सोसाइटी तलवार को बगावत की आवाज मान लेती है। दूसरा, डंक टाइटल के बिना भी एक सच्चा नाइट है। वो टेंसिले के लिए खड़ा होता है, प्रिंस के खिलाफ जाता है, अपनी जान की परवाह नहीं करता। यानी डंक वो नाइट है जो सिस्टम के बाहर रहकर भी सिस्टम से ज्यादा प्योर है। तीसरा, बेलर का डंक के साथ खड़ा होना ये दिखाता है पावर के साथ मॉरल जिम्मेदारियां भी आती हैं और बेलर उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए अपनी फैमिली के खिलाफ खड़ा होता है और पावर की बजाय सच को चूज करता है। यानी असली ताकत तलवार या नाम में नहीं बल्कि उस फैसलों में होती है जहां इंसान अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर भी सच का साथ दे। चौथा, एग पूरे एपिसोड में बिहेवियर फ्यूचर का क्लियर सिंबल है। वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट खड़ा होता है, एरियन जैसे क्रूअल लोगों से नफरत करता है और हर सिचुएशन में मासूमों को प्रोटेक्ट करना चाहता है। मतलब एग जो ड्रैगन्स के नाम पर रूल नहीं करेगा बल्कि लोगों के लिए रूल करेगा। पांचवा, एरियन एक ड्रैगन है, सिर्फ नाम का। पावर है, क्रूअलिटी है, पर हिम्मत नहीं। इसलिए वो ट्रायल ऑफ 7 चूज करता है। यानी असली ड्रैगन वो होता है जो सच के लिए खड़ा हो। छठा, टेंसिले का रीपेंटेड शील्ड सिर्फ एक शील्ड नहीं है बल्कि आर्ट और फ्री एक्सप्रेशन का सिंबल है। उस शील्ड पर जो पेंटिंग है वो पावर और अथॉरिटी को चैलेंज करती है। इसीलिए एरियन जैसे लोग आर्ट से डरते हैं क्योंकि आर्ट वो सच दिखाता है जो पावरफुल लोग छुपाना चाहते हैं। जब डंक उस शील्ड को देखकर इमोशनल हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो समझ चुका है कि आर्ट सच बोल सकती है और इसी वजह से उसे दबाया जाता है। सातवां, टेंसिले का डॉन जाना सिर्फ एक स्केप नहीं बल्कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिखाता है, जहां एक आर्टिस्ट को अपनी आवाज बचाने के लिए अपनी जगह छोड़नी पड़ती है। आठवां, एरेना में जब डंक वॉलंटियर मांगता है तो पूरा क्राउड बिल्कुल खामोश रहता है। सब लोग इनजस्टिस को अपनी आंखों से देख रहे होते हैं, लेकिन कोई भी खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि पावर के अगेंस्ट जाना रिस्क से भरा होता है। ये सीन स्ट्रांगली दिखाता है कि सोसाइटी अक्सर गलत चीज को पहचान लेती है पर खुद को बचाने के लिए चुप रहना चूज करती है। इस भीड़ के बीच सिर्फ कुछ लोग जैसे डंक, बेलर और एग ही ऐसे होते हैं जो सिस्टम के खिलाफ खड़े होने का रिस्क लेते हैं और वही लोग असल में चेंज ला पाते हैं।
आखिर में जब म्यूजिक जोर से बजता है तो वो सिर्फ हाइप क्रिएट करने के लिए नहीं होता। ये म्यूजिक उस पल को एक लेजेंडरी टर्निंग पॉइंट बना देता है। इस पॉइंट पर डंक सिर्फ एक नॉर्मल हेज नाइट नहीं रहता, बल्कि एक मिथ इन द मेकिंग बन जाता है। एक ऐसा इंसान जिसका नाम और कहानी लोग आगे जाकर याद रखेंगे। म्यूजिक ये सिग्नल देता है कि यहीं से डंक का सफर हिस्ट्री और लेजेंड के बीच का गैप क्रॉस कर लेती है। चलिए थोड़ा बुक और इस एपिसोड के डिफरेंसेस के बारे में बात कर लेते हैं। बुक और शो के टोन में काफी क्लियर डिफरेंस है। बुक ज्यादा सटल है, जहां सीन्स क्वाइट, इंटरनल और ऑब्जर्वेशनल होते हैं, और फोकस ज्यादा डंक की सोच, सेल्फ डाउट और उसके इनर कॉन्फ्लिक्ट पर रहता है। वहाँ ड्रामा एक स्लो बर्न स्टाइल में डेवलप होता है, जबकि शो में सब कुछ इमोशनली एम्पलीफाई कर दिया गया है। म्यूजिक, लॉन्ग पॉजेज और क्राउड शॉट का यूज करके टेंशन को और स्ट्रॉन्ग बनाया गया है, और बेलर की एंट्री को एक प्रॉपर हीरो मूवमेंट बना दिया गया। इस डिफरेंट का सिंपल मतलब ये है कि शो एक विजुअल मीडियम है, इसलिए इमोशन को ज्यादा लाउड, क्लियर और सिनेमैटिक तरीके से प्रेजेंट किया गया है, जबकि बुक अंदर ही अंदर अपने दिमाग में असर डालती है। बुक में बेलर की एंट्री स्ट्रॉन्ग है, लेकिन शो शराबा नहीं होता। वो चुपचाप डंक के साथ खड़ा होता है, बिना किसी ड्रामेटिक म्यूजिक या हीरो स्टाइल मूवमेंट के। इसलिए बुक में बेलर ज्यादा शांत, समझदार और डिग्निफाइड इंसान लगता है, कोई फिल्मी हीरो नहीं। शो में सीन को बिल्कुल अलग ही तरीके से दिखाया गया है। जैसे ही बेलर एरेना में एंटर करता है, पावरफुल म्यूजिक स्टार्ट हो जाता है और कैमरा उस पर फोकस करता है। ये एक प्रॉपर गूज़बम्प मूवमेंट बन जाता है, जहां ऑडियंस को क्लियरली फील कराया जाता है कि ये बंदा इम्पोर्टेंट है। यानी बुक बेलर को एक नॉर्मल आदमी के रूप में दिखाती है जो सही को चूज करता है, और शो उसे फौरन एक लेजेंड बना देता है। शो और बुक दोनों में रेमन सेम कैरेक्टर है, लेकिन प्रेजेंटेशन काफी अलग है। बुक में रेमन थोड़ा ज्यादा लापरवाह और इमेच्योर लगता है। उसका नाइटिंग मूवमेंट इतना हाईलाइट नहीं होता ताकि ड्रामा नहीं रियलिज्म दिखे, जबकि एपिसोड में रेमन को ज्यादा लाइकेबल, लॉयल और इनोसेंट दिखाया गया है, ताकि ऑडियंस उससे आसानी से कनेक्ट कर सके। डंक के लिए उसका खड़ा होना शो में ज्यादा इमोशनल बनाया गया है, ऑलमोस्ट एक फ्रेंडशिप टेस्ट जैसा मोमेंट। इस चेंज का सिंपल रीजन ये है कि शो ऑडियंस को एक और इमोशनल एंकर देना चाहता है, कोई ऐसा कैरेक्टर जिसके जरिए स्टेक्स और फीलिंग्स और स्ट्रॉन्ग हो जाएं। बुक में एरियन एक क्रूअल कैरेक्टर है, लेकिन वो हर टाइम ओपनली पागल विलन जैसा बिहेव नहीं करता। कभी कभी वो पॉलिटिकल केयरफुल रहता है, और उसकी सैडिज्म ज्यादातर इम्प्लीफाइड होती है, यानी हिंट्स मिलते हैं पर सब कुछ मुंह पर नहीं दिखाया जाता। एपिसोड में एरियन को बिल्कुल स्ट्रेट अप मॉन्स्टर मोड में दिखाया गया है। उसके एक्सप्रेशंस, डायलॉग्स और बॉडी लैंग्वेज सब एग्जैजरेटेड हैं, ताकि ऑडियंस को एक सेकंड के लिए भी डाउट न रहे। शो उसे एक ग्रे या कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर नहीं बनाना चाहता, बल्कि क्लियरली ये बताना चाहता है वो पूरा का पूरा विलन है, ताकि व्यूअर्स बिना सोचे समझे उसके अगेंस्ट हो जाए और डंक को इमोशनली सपोर्ट करे। बुक में डैरन का विजन काफी शॉर्ट और मिस्टीरियस रहता है। ऑथर ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता, इसलिए रीडर को खुद सोचना पड़ता है कि उनका मतलब क्या है। विजन थोड़े क्रिप्टिक होते हैं, जैसे एक पजल। शो में इन विजन्स को ज्यादा हाईलाइट किया गया है और उन्हें क्लियरली फोरशैडोइंग टूल बना दिया गया। डेड ड्रैगन वाली लाइन को रिपीट करके ऑडियंस को सिग्नल दिया जाता है कि इसका कनेक्शन फ्यूचर इवेंट से होगा। सिंपल वर्ड्स में शो फ्यूचर को सीधा टीज करता है, जबकि बुक चीजों को थोड़ा ओपन एंडेड छोड़ देता है। बुक में क्राउड का रोल काफी न्यूट्रल रखा गया है। लोग बैकग्राउंड में रहते हैं और उनकी चुप्पी का मतलब होता है कि वो सिचुएशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहे, बस देख रहे हैं। एपिसोड में क्राउड को जानबूझकर एक्टिवली साइलेंट रखा गया है। उनके चेहरे पर डर और हेजिटेशन साफ तौर पर नजर आती है। बुक में स्टेफन फॉसफे का साइड स्विच ज्यादा प्रैक्टिकल और पॉलिटिकल लगता है। वो एक कैलकुलेटेड मूव जैसा फील होता है, जिसमें शॉक कम और रियलिज्म ज्यादा होता है, क्योंकि उस दुनिया में लोग अक्सर पावर और फ्यूचर सिक्योरिटी को चूज करते हैं। जबकि एपिसोड में इस धोखे को थोड़ा ज्यादा ड्रामेटिक और पर्सनल बना दिया गया, ताकि ऑडियंस इमोशनली रिएक्ट करे और क्लियरली फील करे ये बंदा स्नेक है। इसका मतलब ये है कि शो ने मॉरल क्लैरिटी बढ़ा दी, कौन सही है और कौन गलत ये क्लियर कर दिया, जबकि बुक अनक्लियर रखती है, जहां स्टेफन को सिर्फ विलन नहीं बल्कि एक सेल्फ सर्विंग इंसान के रूप में दिखाया गया है, यानी जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। बुक में डंक खुद को कभी हीरो नहीं मानता। वो अंदर से काफी कंफ्यूज, डरा हुआ और इनसिक्योर है, और हर कदम पर डाउट करता है कि वो सही कर रहा है या नहीं। एपिसोड में डंक को क्लियरली स्टोरी का मॉरल सेंटर बना दिया गया। कैमरा एंगल्स, लाइटिंग और डायलॉग्स उसे ऑलमोस्ट एक चोजन वन जैसा फील देते हैं। यानी बुक में डंक एक ऐसा इंसान है फ्लॉज और डर के साथ। शो में डंक एक लेजेंड बनने के प्रोसेस में है, एक मिथ इन द मेकिंग। अब आता है सबसे बड़ा डिफरेंस। बुक का फोकस एक सिंपल आदमी पर है, जो बिना किसी गारंटी के सिर्फ इसलिए सही काम करता है क्योंकि वो सही होता है।
डंक हीरो बनना नहीं चाहता, वो बस अपनी अंतरात्मा की सुनता है, चाहे उसका अंजाम कुछ भी हो। जबकि शो का फोकस एक ऐसे मोमेंट पर है जहां से एक लेजेंड का जन्म होता है, एक ऐसा नाइट जो ओपनली सिस्टम के अगेंस्ट खड़ा होता है और हिस्ट्री का हिस्सा बनने लगता है। सिंपल वर्ड्स में बुक मोरालिटी की कहानी है, जबकि शो माइथोलॉजी की शुरुआत। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय, अपना ख्याल रखिए।